जब पेन खरीदता है तो हम ये देखते हैं यार 20 रुपए का तो इसमें कुछ नहीं है। तो 20 रुपए का क्या होता है भाई, इसमें कुछ कॉस्ट छुपी होती है, रियल कॉस्ट भी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। तो पहले मैं बता दूं एक मनी कॉस्ट तो आपकी 20 रुपए लग रही है। या आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब हमारे पास टोटल दिया हो, मतलब हमारे पास एवरेज दिया हो, तो टोटल पे जाने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इधर मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, ठीक है, डन, क्लियर। मैंने मल्टीप्लाई की बात हो रही थी तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टीएफसी क्या होता है, क्लियर हुआ। कोई फॉर्मूलाज इतने याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। मैंने बोला एक ऐसा इजी मेथड लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा, आई एम एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स और आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां टीचर दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम जो वन शॉट लेकर आए हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का कॉस्ट चैप्टर। कौन सा होने वाला है बेटा, कॉस्ट। अब बात करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा भाई इसकी वेटेज है वो 4 to 6 मार्क्स की है। और 4 to 6 मार्क्स के अंदर आपसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है न्यूमेरिकल। बच्चा यहां न्यूमेरिकल गलत करता है क्योंकि मल्टीपल फॉर्मूलाज याद करता है। तो फॉर्मूले का फॉर्मेशन तो बताऊंगा, बाकी मैं इसे ट्रिक के साथ, भाई ट्रिक के साथ, सिर्फ 4 ट्रिक्स के बेस पर मैं पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। बात क्लियर है। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, चैप्टर का हम फॉर्मेशन भाई जो करते हैं वो 4 फेजेस में करेंगे। पहले में मैं इंट्रो दूंगा, होने वाली है 1 वीडियो के अंदर, ये याद रखना 1 वीडियो के अंदर है भाई, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। पहले में हम क्या करेंगे, इसका पहले में इसका इंट्रो का पार्ट करेंगे, फिर देन इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट, और तीसरे पार्ट में इसके रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे हम इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम चैप्टर में स्टार्ट करते हैं भाई कॉस्ट। अब आपको पता होगा कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या होती है, अब माइंड में सीधे सीधे कॉस्ट का आंसर क्या होगा भाई, जो भी चीज को हम बनाते हैं उसमें जो भी खर्चा लगता है। जब हम किसी गुड्स को क्या करते हैं भाई, बना रहे हैं, उसमें जो पैसा लग रहा है वो क्या कहलाता है भाई, कॉस्ट होता है। क्या होता है, कॉस्ट। अब आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं भाई, जब पेन खरीदता है तो हम ये देखते हैं यार 20 रुपए का तो इसमें कुछ नहीं है। तो 20 रुपए का क्या होता है भाई, इसमें कुछ कॉस्ट छुपी होती है, रियल कॉस्ट भी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। तो पहले मैं बता दूं एक मनी कॉस्ट तो आपकी 20 रुपए लग रही है, बट उसमें कितने एफर्ट्स लगे हैं भाई, कितना टाइम लगा है, वो सारी की सारी क्या आते हैं बेटा, रियल कॉस्ट। तो हम यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में। तो पहले कॉस्ट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉस्ट क्या है, किसी गुड्स को बनाने में जो लगाया हुआ खर्चा है उसी को क्या कहते हैं, हम कॉस्ट कहते हैं। बात क्लियर है। अब जरा समझो, तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़े प्रोडक्शन इनपुट्स। क्या पढ़े, प्रोडक्शन के इनपुट्स। अब इनपुट्स कौन कौन से होते हैं भाई, जिनके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है, तो कौन कौन से होते हैं, लैंड, एग्जैक्टली। फिर क्या होगा भाई, लेबर, कैपिटल, और देन इसके बाद क्या होगा, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है। ये हमारे पास होता है इनपुट्स, प्रोडक्शन इनपुट कहते हैं, इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। बात क्लियर है। अब इस पर कॉस्ट के तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या होती है भाई, लैंड पर होता है, क्या दिया जाता है कॉस्ट के तौर पर, कॉस्ट। लेबर को दी जाती है भाई वेजिस, डन। इसके बाद कैपिटल को क्या मिलता है भाई, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है भाई प्रॉफिट। ये कॉस्ट के तौर पर मिल गया। बात क्लियर है। अब इसी से हम बात करते हैं इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो देखो भाई, कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर। क्या भाई, टोटल एक्सपेंडिचर है। इनकर्ड का मतलब होता है खर्च करना, मतलब जो भी आपने खर्च करा है, खर्च करना। इनकर्ड इन दी प्रोड्यूसिंग आ कॉमोडिटी, जब किसी गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाने में जो खर्चा लगा है उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कुल खर्चा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। बात क्लियर है। अब कॉस्ट के तौर पर आपको दिख रहा है ये क्या, इनपुट्स है, और ये सारी हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। क्या है, कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन इनपुट हो गए, और इस पर दिया गया जो खर्चा हुआ वो हमारे क्या हो गए बेटा, इनपुट कॉस्ट होगी। बात क्लियर है। अब इसके बाद जरा मैं बता दूं, अब ये टोटल जो भी खर्चा हुआ वो 2 कॉस्ट से होता है। पहले दोनों कॉस्टों को टाइप का हम समझ लेते हैं बेटा। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, और एक होती है इंप्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, इसका नाम पता लग रहा है कि ये एक्सटर्नल होगी। क्या होगी भाई, एक्सटर्नल। बात क्लियर है। ये कैसे होगी, एक्सटर्नल, और ये क्या होगी भाई, इंटरनल होगी। बात क्लियर है, इंटरनल। अब पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस कर दूं मैं कि ये किस तरह की कॉस्ट होती है। तो देखो बेटा,
जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ये ऐसी होती है पेमेंट जिसको हम क्या करते हैं, अब सिंपल सी बात है, आपने क्या करा होगा, जैसे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करा, रेंट पे कोई जमीन ली है, तो वो किस तरह की कॉस्ट होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट है, आपको उस पर रेंट देना पड़ेगा, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। और इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी, जो आपने खुद ही अपने सेम लैंड पर यूज कर लिया, भाई उसको हमने रेंट पे नहीं दिया, आपने खुद के लिए सेल्फ यूज के लिए कर लिया, तो ये क्या हो बेटा, इंप्लिसिट कॉस्ट। बात क्लियर है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, दिस मतलब इट इज अ पेमेंट मेड टू आउटसाइडर। क्या भाई, आउटसाइडर की पेमेंट है भाई, आउटसाइडर की क्या है, पेमेंट है, आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। जब हम आउटसाइडर से क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं सर्विसेज को, और उस पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किस तरह की कॉस्ट होगी बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। और इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी, जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर होंगे, जो खुद के फैक्टर्स होते हैं। बात क्लियर है, जैसे खुद का जमीन है भाई, और मैंने बोला हमने लेबर हायर नहीं करी, अपने क्या करा, अपनी फैमिली के मेंबर ही उसमें इन्वॉल्व है उस काम में। बात क्लियर है, तो इस तरह का क्या होगा भाई, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर हो गए। अब आता है हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं इंप्लिसिट कॉस्ट का। जैसे आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ रीमा मैम एसएसटी पढ़ा रही हूँ, सांग सर है, आसू सर है, ये तीनों है, तो ये किस तरह की कॉस्ट है भाई, इनको दूसरे टीचर को हायर करने पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, तो ये किस तरह की कॉस्ट होगी, इंप्लिसिट कॉस्ट होगी। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी, जब आउटसाइडर जो टीचर लिए गए अदर सब्जेक्ट्स के लिए, वो क्या होगा बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बात क्लियर है। चलो अब इसके बाद जो मनी पेमेंट के बारे में बात करी जाए, तो ये क्या होगा, इन्वॉल्व होती है भाई एक्चुअल मनी, क्योंकि आप इस पर क्या कर रहे हो, जब हायरिंग कर रहे हो इनपुट पर, तो आपको उसको खरीदने पर मनी पेमेंट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, सीधे सीधे डायरेक्टली मनी पेमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, आपको पैसा देना पड़ रहा है। बात क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, इट इन्वॉल्व इंप्यूट करती है बेटा, जो अनुमानित तो लगाया जाता है कि अनुमान हो सकता है भाई इतना खर्चा, एस्टिमेशन किया जा रहा है। इंप्यूट का मतलब क्या है, एस्टिमेशन किया जा रहा है वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ऑन बाय दी फर्म, जो खुद के द्वारा किए जाते हैं भाई। अब आपको पता है वहां सीधे सीधे यहां पर कोई भी एक्चुअल, यहां पर कोई नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व, कोई भी मनी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बाद में काम चल जाएगा। आपको पता है जो टीचर हायर किए गए बाहर से, उनको तो देने पड़ेगी टाइम पर। बात क्लियर है। तो यहां पर क्या होता है, मनी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें मनी पेमेंट क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। इसके बाद आता है एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या करा भाई, पेमेंट दी किसी वेजिस को, लेबर को दी, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, रेंट है, आपको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस है, ये भी देना पड़ेगा, प्रीमियम इंश्योरेंस जो होता है एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आते हैं। इंप्लिसिट कौन सा होगा बेटा, कैपिटल, अगर आपने पैसा लिया तो उस पर ब्याज, एस्टिमेशन किया जाएगा भाई इतना ब्याज हो सकता है। अब रेंट, रेंट किस पे होगा, खुद की जमीन पर, आपको एस्टिमेशन कर रहे हो, पर डायरेक्ट आप इसको क्या कर रहे हो भाई, पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब इसको अच्छी तरीके से क्लियर समझने के लिए हम भाई कुछ क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी और इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी। तो सिंपल सी बात क्या है बच्चों, अब ये आपको आंसर करना है, ठीक है। अब क्या दिया गया भाई, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। अब आपने क्या करा भाई, सैलरीज दी है एम्प्लॉयज को और मैनेजर्स को, तो भाई सिंपल सी बात है, तो हायर किए गए हैं, तो क्या होगा भाई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, डन है, क्लियर। चलो इसके बाद क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को खरीदा गया है, ये भी आउटसाइडर है। बात क्लियर है, हायर कर रहे हो ना फैक्टर सर्विसेज आप, रॉ मटेरियल है ये, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या होगा, मैं इंप्लिसिट लिख रहा था भाई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेंट पेड फॉर हायरिंग बिल्डिंग। अब आपने क्या करा भाई, बिल्डिंग या शॉप को हायर करा है, उसके लिए जो रेंट दे रहे हो, तो भाई ये भी क्या हुआ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब बोलेंगे भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है सारा, नहीं इंप्लिसिट भी आएगा बेटा, एग्जांपल है देखो। अब इंटरेस्ट पेड ऑन दी बोरो मनी, बोरो मनी है भाई, एस्टिमेशन किया जा रहा है, आपने लिया नहीं, आप सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा, मतलब ये क्या करा, हाँ आपने क्या करा, बोरो मनी उधार लिया है, अब यहाँ कैपिटल नहीं है, ये बोरो मनी उधार ले लिया, तो आउटसाइडर है ये भी क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब आता है हमारे पास एस्टिमेट रेंट। अब एस्टिमेट कर रहे हो आप, इंप्यूट कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो, आप यहां पर सीधे सीधे कोई मनी वैल्यू नहीं करता, नो मनी वैल्यू, तो ये किस तरह की कॉस्ट होगी भाई, इंप्लिसिट कॉस्ट होगी, क्या होगी, इंप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर हिमसेल्फ। अब ओनर क्या कर रहा है भाई, खुद से एस्टिमेट कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है, एस्टिमेट की बात हो रही है ना, तो एस्टिमेट या इंप्यूट करना क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, एस्टिमेट आ जाए तो इसी से आप इसको अच्छी तरीके से बता सकते हो, वो क्या होगा, एस्टिमेशन वर्ड ही इसको इंडिकेट कर देता है। बात क्लियर है, चलो डन। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बोला पहला फेज हमारा इंट्रो का रहेगा। अब इंट्रो के फेज में सबसे बड़ी बात आ जाती है भाई,
हम इसमें है ना जो कॉस्ट है, जैसे आपने क्या पढ़ा भाई, कॉस्ट पढ़ा। अब मैं कॉस्ट के बारे में बता दूं, हमने यहां 4 तरह की कॉस्ट पढ़ी जो फैक्टर प्रोडक्शन हमने इनपुट पर दी थी। जैसे रेंट हो गया, लेबर पे हमने क्या दिया था भाई, लेबर पे दिया था वेजेस, ठीक है, लेबर पर क्या दी थी भाई, वेजेस दी थी। और कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दिया था, और फिर भाई उसको दिया था एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे पास सारी कॉस्ट थी। अब इन्हीं कॉस्ट में बेटा मैं दो तरीके से क्लासिफाइड कर देता हूं, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको अच्छी तरीके से समझना। होता क्या है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कभी भी ना आपके प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं करती। मतलब ये क्या भाई, ये तो फिक्स रहेगी, नाम से पता लग रहा है किस तरह की कॉस्ट है भाई, फिक्स कॉस्ट है। कैसी है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड का मीनिंग ही क्या हो गया, आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लो कि मैं कोई एक इंस्टीट्यूट खोलता हूं जिसमें भाई 300 बच्चे आएंगे, तब भी मुझे उतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, चाहे 1000 बच्चे है तब भी उतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। स्पेस है मेरे पास, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से भाई कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही, तो ये किस तरह की कॉस्ट होगी भाई, फिक्स कॉस्ट होगी। क्या होगी बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो वहां पर क्या होगा, ऐसी कोई फैक्ट्री है, यहां पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, चाहे कितनी मिनट करो तो आपको फिक्स कॉस्ट है, रेंट तो देना पड़ेगा। बात क्लियर है, ये तो है हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, ये तो उतना ही आएगा जितना हमने मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया गया। तो भाई 20,000 जा रहा है किसी फैक्ट्री का रेंट, तो 20,000 ही जाएगा, चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो। अब यहां पर क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन के साथ वैरी नहीं करता। वहीं यहां पर बात यह आती है, अगर प्रोडक्शन जीरो हो तब भी हमें क्या देना पड़ेगा भाई, रेंट देना ही पड़ेगा। बात क्लियर है। जैसे कोरोना के टाइम सबकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, काम धंधे बिल्कुल बंद थे, तब भी उन्हें पैसा देना पड़ा था। वो किस तरह की कॉस्ट थी बेटा, फिक्स कॉस्ट थी, जैसे रेंट होता है। इसमें क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल बेटा, ये फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल हो गया। बात क्लियर है। अब आते हैं इसके बारे में वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है भाई प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है जरा समझो, अगर मैंने बोला कोई लेबर है जो टेम्परेरी है, मैंने आउटपुट लिख दिया और यहां मैंने आउटपुट और पर यूनिट प्राइस भी लिख दिया, पर यूनिट प्राइस, बात समझना, पर यूनिट प्राइस है। मैंने बोला किसी गुड्स को जो बनाया जा रहा है, एक पार्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्या है बेटा, एक पार्ट है, और मैंने बोला उस पार्ट को पूरा तैयार कर दिया उसने, तो मैंने बोला कि उस पार्ट को बनाने के लिए मैं दे रहा हूं उसे पर यूनिट 1000 रुपए। अगर उसने 10 बनाए तो भाई पैसे कितने हो गए उसके, 10,000 कॉस्ट होगी। अगर उसने भाई 20 बना दिए तो 1000 के हिसाब से कितनी होगी भाई, 20,000 रुपए। बात क्लियर है। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है इसका अमाउंट। अगर उसने जीरो आउटपुट बनाया है तो भाई कॉस्ट भी क्या होगी, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, 1000 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं, फिर भी क्या होगी बेटा, कॉस्ट जीरो ही होगी। क्या होगी, कॉस्ट जीरो ही होगी, क्योंकि उसने आउटपुट ही कितने का बनाया बेटा, जीरो। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है भाई, चाहे प्रोडक्शन जीरो क्यों ना हो तब भी क्या रहेगा बेटा, ये फिक्स देना ही पड़ेगा आपको, डिसाइड है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये डायरेक्टली वेरी करता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी बेटा कॉस्ट भी बढ़ेगी। डन, क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज, मतलब ये तो चेंज नहीं होने वाली। बात क्लियर है, मैं इसको अच्छी तरीके से बता दूं। देखो यहां पर क्या बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी बदल जाए पर कॉस्ट चेंज नहीं होगी। और वेरिएबल आउटपुट क्या होगा बेटा, ये डायरेक्टली चेंज करता है। कैसे, जब आउटपुट बढ़ेगा तो भाई कॉस्ट भी बढ़ेगी। बात क्लियर है, चेंज होगा लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। अगर आउटपुट जीरो हुआ तो कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दिस कॉस्ट रिमेन, क्या रहेगी बेटा, रिमेन इवन इफ दी आउटपुट इज जीरो, चाहे आउटपुट जीरो हो जाए, इवन जीरो हो जाए, फिर भी कॉस्ट क्या रहेगी भाई, हमारे पास रिमेन सेम रहेगी। और यहां पर क्या होगा, देयर आर नो वेरिएबल कॉस्ट, अगर जीरो आउटपुट बना तो भाई कोई भी कॉस्ट भी जीरो ही आएगी। बात क्लियर है। तो ये क्या होगा बेटा, जीरो के साथ जीरो हो सकता है, बट ये जीरो के साथ जीरो नहीं होगा। अब इसके बाद एग्जांपल, जैसे रेंट है आपको बिल्डिंग्स के लिए, तो आपको पता है देना ही पड़ेगा, आपको पता है चाहे कितना भी हो। और ऐसे ही आपने कोई लेबर को हायर किया गया है जो हमारे पास क्या है, परमानेंट लेबर है, तो परमानेंट को तो हमने क्या करा, जो परमानेंट स्टाफ है, चाहे वो सफाई वाला हो कोई भी हो, वहां पर परमानेंट स्टाफ है, उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी, उसकी तो कोई प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं हो रही। तो यहां पर क्या होगा बेटा, फिक्स कॉस्ट में होगा। और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होगा, जो एक्सपेंसिव, जैसे रॉ मटेरियल है, भाई रॉ मटेरियल आप बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है कॉस्ट भी बढ़ेगी। और वेजेस, जो डेली वेजेस वर्कर है, अगर वो 2 दिन आए तो 2 दिन का पैसा लेगा, 4 दिन है वो पर डे के हिसाब से आ रहा है, तो जितने दिन आएगा महीने में उतने दिन की आप कॉस्ट उसे दोगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया फिक्स कॉस्ट कौन सा है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। डन, क्लियर होगा भाई। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा,
अब हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्लियर करते हैं। देखो बेटा, अब हमने क्या करा, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, हमने चाहे यूटिलिटी पढ़ा हो, चाहे टीपी पढ़ा हो, टीपी, एमपी और एपी, तो हम तीन फॉर्म में पढ़ते हैं चीज को। क्या? एक तो टोटल की फॉर्म, एवरेज की फॉर्म, और एक होता है मार्जिनल फॉर्म। बात क्लियर है? अब इसको एक बात समझा दूं मैं आपको, मैंने बताया था आपको ना लॉजिकली समझाऊंगा, आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। बट आपको एक चीज मैंने बताई थी, फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे होता है वो जरूर सीखना जरूरी है, ठीक है? तो वही फॉर्मेशन बताऊंगा, बाकी मैं आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले बताऊंगा, उसी के हिसाब से आपको सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो समझते बेटा टोटल कॉस्ट। अब ये है बेटा टीसी टोटल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, और ये मार्जिन कॉस्ट। सिर्फ क्या लगाया भाई मैंने? कॉस्ट लगा दिया, तो ये कॉस्ट का कंपोनेंट हो गया, ठीक है? डन, क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है। किस किस से? पहला क्या होता है भाई? टीएफसी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कॉस्टों से मिलकर क्या बनी बेटा? हमारी टोटल कॉस्ट। क्लियर है? ऐसे ही एवरेज के कंपोनेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे? एएफसी प्लस क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एमसी हम क्या रखेंगे भाई? एमसी को एमसी रखेंगे। तो ये 7 कॉस्ट, और 7 की 7 कॉस्ट आपको पता है, टीएफसी, टीबीसी और टीसी, एएफसी, एबीसी और एसी और एमसी। क्लियर है? तो हमारे पास ये 7 तरह की कॉस्ट है, और इसी से फॉर्मूले का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर इसका फॉर्मेशन बनाऊं मैं, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप क्या करोगे? इधर जाके क्या होगा? टीसी माइनस टीएफसी हो जाएगा। डन, क्लियर है? तो आप इस तरीके से आपको वही मल्टीपल फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है तो आप सिर्फ 4 फॉर्मूलों को याद रखना। जब टोटल से हम एवरेज पे जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। और जब एवरेज से टोटल पर आएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारे पास? एक बात याद रखना, जब टोटल दिया हो, यानी कि हमारे पास अगर टीएफसी है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सिर्फ हम इसके कंपोनेंट का इससे इंटरचेंज करेंगे, ठीक है? अभी न्यूमेरिकल के साथ क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा। बस अगर टोटल दिया हो, मतलब टीएफसी दिया हो, तो एवरेज पर जाने के लिए, एएफसी निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे आउटपुट से। सेम अगर हमारे पास एवरेज दिया हो, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हो और टीएफसी निकालना हो, क्योंकि एफसी है तो सेम कंपोनेंट होगा, एफसी वाले का एफसी के साथ, और वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट के साथ, और कॉस्ट का कॉस्ट के साथ। क्लियर है? डन। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट अगर फाइंड करते हो तो चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट। और एक फॉर्मूला क्या याद रखना है कि ये किसका चेंज होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल क्या होगा बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज, और अपॉन में क्या लगाओगे? आउटपुट का चेंज, ठीक है? और एक बात याद रखना, एमसी का फर्स्ट, टीबीसी का फर्स्ट होता है। इसी से मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्लियर करूंगा, ठीक है? डन। चलो, अब इससे फॉर्मूलाज क्या बनते हैं, इस फॉर्मूलाज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं कि थ्योरी क्या कहती है, इसको क्लियर करते हैं। देखो बेटा, अब टोटल फिक्स कॉस्ट है, पहले टोटल के कंपोनेंट्स को उठा लेते हैं। तो इट रेफर टू द दूस कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, मतलब डायरेक्टली वेरी नहीं करती। अभी फिक्स कॉस्ट का ही कंपोनेंट है तो सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट है। मैंने बोला चाहे प्रोडक्ट कितना भी बढ़ जाए, चाहे जीरो हो चाहे बढ़े, पर इसके साथ क्या होगा? जो हमारी कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट रहेगी। टोटल कॉस्ट क्या है बेटा? डू नॉट वेरी, कभी भी उसके साथ वेरी नहीं करती, डायरेक्टली वेरी नहीं करती, है फिक्स्ड रहेगी। जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया और प्रीमियम हो गया, ये सारी की सारी जो कॉस्ट है आपको पता है फिक्स कॉस्ट है, ये तो पे करनी ही पड़ेगी आपको। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर टीएफसी निकालना है तो टीसी में से टीबीसी को क्या कर दोगे? माइनस, क्योंकि मैंने टोटल बताया था। या आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब हमारे पास टोटल दिया हो, मतलब हमारे पास एवरेज दिया हो, तो टोटल पे जाने के लिए क्या करेंगे भाई? हम इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इधर मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, ठीक है? डन, क्लियर? मैंने मल्टीप्लाई की बात हो रही थी तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टीएफसी क्या होता है? जो आउटपुट जीरो पे दिया हो, अभी बताऊंगा, जीरो पे दिया होगा वही टीसी क्या होगा हमारे पास, मतलब टीसी का जो जीरो पे जो आउटपुट दिया होगा वो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट होगी। न्यूमेरिकल के साथ क्लियर करता हूं इसको, ठीक है? डन। इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको पता ही क्या करोगे भाई? टीसी में से टीएफसी को माइनस कर दोगे, फॉर्मूला बता दिया। और मैंने बोला था जब हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो तो हमें आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज से टोटल पे जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ऐसे ही एमसी का फर्स्ट, टीबीसी का फर्स्ट, ठीक है? अब टीसी के बारे में बात करें तो टीसी तो भाई इन दोनों का सम्मिशन होता है,
और AC को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आपको पता है इन दोनों का टोटल करके हमारा TC निकल जाता है, MC का चेंज और प्लस TFC का। ठीक है, इसी के साथ हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। अब आपको पता है TFC फिक्स रहता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है भाई, 0 से स्टार्ट होगा। जो TC होगा वो इसके किसे, TFC के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, डन। अब चलो इसके बाद आते हैं हम किसके पास, एवरेज फिक्स कॉस्ट के पास। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है भाई, TFC को आउटपुट से डिवाइड करोगे, क्योंकि जब मैंने बताया था जब टोटल दिया हो तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे इन दोनों का टोटल था, ये AC AFC और ABC का क्या था, टोटल था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आपको इधर जाके AC में से ABC माइनस हो जाएगा। डन, क्लियर है। ऐसे हमें ABC निकालना तो TBC को आउटपुट से डिवाइड कर दिया, ये रहा, ये फॉर्मूला हो गया, ये पर यूनिट का बताता है। ठीक है, ऐसे AC को कैलकुलेट कर दिया, ये तो फॉर्मूलाज हो गए। अब मैंने बोला इतने मल्टीपल फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम सबसे पहले, ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज, वही 4 फॉर्मूले से मैं पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा उतारते टेबल की फॉर्म में। हमें ना सारी कॉस्ट फाइंड करनी है इसमें, सातों की सातों कॉस्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हर स्टेप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ। ठीक है, पहले फिल कर दूं बॉक्स को। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया भाई, गिवन क्या है, आउटपुट दिया हुआ है यूनिट में। तो आउटपुट को पहले लिख लेते भाई, जो गिवन है हमने इधर कर लिया। आउटपुट कितना है भाई, आउटपुट कितना है, 0 1 2 3 एंड 4। डन है भाई, और 5। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद पहले पूरे क्वेश्चन को मैं उतार देता हूं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है TC, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये गिवन है। अब टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है भाई, 50 है, 120 है, 130 है, और कितना दिया बेटा, 140 है, 140 के बाद 160 है, और ये है 200। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये सारी चीज दी हुई है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें सारी कॉस्ट निकालनी है। मतलब होगा सारी कॉस्ट का मतलब ये है कि हमें TFC भी कैलकुलेट करना है भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड करना है, AC भी कैलकुलेट करना है भाई, और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है, और फिर लास्ट में आएगा बेटा हमारे पास MC को भी कैलकुलेट करना है। किसको करना है, MC को। ये सारी कॉस्ट होगी। तो ये भाई ये तो टोटल के सारे कंपोनेंट हो गए, ये एवरेज के कंपोनेंट हो गए, और ये हो गया हमारा बेटा MC। तो सातों की सातों कॉस्ट होगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूलाज को मैं लिख देता हूं भाई। हमें सिर्फ 4 फॉर्मूला याद रखने, उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन पूरा बता दूं। देखो जब आपको दिया हो भाई टोटल से एवरेज पे जाना हो, मतलब एवरेज फाइंड करना हो, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना पड़ता है। बस याद रखना TC का इंटरचेंज होगा भाई, वो AC के साथ होगा, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा। टोटल दिया हो तो हमें एवरेज पे जाने के लिए करना पड़ेगा। अगर TFC का इंटरचेंज है वो किसके साथ होगा भाई, सिर्फ AFC के साथ होगा। ऐसे टोटल वेरिएबल का जो चेंज होगा भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ चेंज होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। और जब आपको एवरेज दिया हो तो टोटल पे जाने के लिए क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद हमें क्या दिया होता है, MC को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, चेंज इन TBC अपॉन चेंज इन आउटपुट, और क्या होगा, चेंज इन TC अपॉन में चेंज इन आउटपुट। इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला आप लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो, और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर MC कैसे निकालते हो भाई, MC का फर्स्ट, TBC का फर्स्ट भी होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, सिर्फ ये 4 फॉर्मूलाज से आपको बहुत मल्टीपल फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत है ही नहीं। बस एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक को समझना और प्रैक्टिस करना, बस। उसके अलावा आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, आउटपुट है और टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, ध्यान से समझना। अगर आपको ये पता है कि हमारे पास आउटपुट 0 बन रहा है, फिर भी हमारी कॉस्ट क्या आ रही है भाई, 50 रुपीज होती है। तो मैंने बताया था ऐसा पैसा क्या होता है बेटा, हमारे पास इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी नहीं करता। चाहे आउटपुट 0 हो तब भी हमारी कॉस्ट क्या होती है बेटा, 0 नहीं आती। तो यानी कि ये हमारे पास जो 50 रुपए है, 50 रुपीज हैं,
वो एक्चुअल में रेंट के तौर पर खर्च कर रहे होंगे। और आपको पता होगा अभी हमने पढ़ा था टीएफसी क्या होगा भाई, जब जीरो जिस पर टीसी क्या होता है, टीसी के जो जीरो पर वैल्यू दे रखी होती है वही हमारा टीएफसी रहता है। और टीएफसी मैंने एक और चीज बताई थी, ये डायरेक्टली वेरी नहीं करता, ये फिक्स्ड है। अगर ये 50 मैंने ले लिया, आपको पता है जीरो आउटपुट पर भी 50 है, चाहे यूनिट बढ़ भी जाए तब भी ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो इससे कोई भी डायरेक्टली वेरी नहीं करता, डू नॉट वेरी डायरेक्टली वेरी, ठीक है। अब ये डायरेक्टली वेरी नहीं करता, तो यानी कि ये तो सारा का सारा 50 हो गया। बात क्लियर है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, जो टीसी है वो इन दोनों का समीशन होता है। इन दोनों का क्या भाई, समीशन है। अगर हमें वही टीबीसी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टीसी में से टीएफसी को माइनस करते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि आपने ये रेंट के तौर पर पैसा दे दिया, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि टीसी में से टीएफसी को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। अब माइनस करते हो हम आंसर को लिखते हैं अपने, तो क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना होगा हमारे पास, ये चलो उसी से लिखते हैं। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करा तो 0 हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा तो 70 हो गया, इसमें से इसको माइनस करा तो कितना हो गया हमारे पास, 80 हो गया, और ये माइनस करा तो 90 हो गया, और ये माइनस करा तो 110 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करा तो 150 हो गया। पहले बताओ क्या इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है? 210 था, सॉरी इधर 210 था, मैं 210 लिख दूं जरा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने 210 नहीं लिखा, ठीक है। चलो पहले 210 लिख दूं मैं इसके बारे में, ये था बेटा 210, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा भाई, ये 160 होगा, कितना होगा 160। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। ये सारा क्या करना है, माइनस करना है। इसके बाद एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। अच्छी तरीके से बता रहा हूं, लॉजिकली समझना क्या होता है। अब मैंने बताया था जब भी, क्योंकि जो हमारे पास इन दोनों के बीच में ही इंटरचेंज होगा, इन दोनों के ही बीच में इंटरचेंज होगा, क्योंकि अगर मैंने टीसी और एसी की बात करी तो इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा। और आपको बताया था जब टोटल दी हो तो एवरेज पे जाने के लिए क्या करेंगे भाई, जब टोटल दिया हो तो एवरेज पे जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, यानी कि हम टीसी को आउटपुट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आउटपुट के साथ अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या आएगा भाई हमारे पास, 50 को इससे करा तो नो डिफाइन, क्या आएगा, नो डिफाइन। अगर मैंने 120 को इससे करा तो 120, अगर 130 को मैंने किससे करा, 2 से डिवाइड करा तो 65। क्लियर है भाई। और इसको इससे करा तो हमारे पास कितना होगा, 4 पे गए, और 4 के बाद कितना हो गया, 4 4 4, यानी कि हमारे पास 3 140 है, तो 140 हमारे पास 2 के बाद क्या रही लगा, तो भाई हो गया 4.66, ठीक है। यानी कि 67 भी लिख सकते हो अप्रोक्सली। और ये हो गया बेटा 40। देन इसके बाद इसको करा हमने, कितना हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको करा 210 को तो हमारे पास हो गया भाई 40, और ये यानी कि 42, ठीक है। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखिए। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा भाई, तो यानी कि टीएफसी जब टोटल में दिया हो तो एवरेज पे जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट के साथ ही चेंज होगा। क्लियर है भाई। तो इसको फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नो डिफाइन। हाँ 50 को इससे करा, 1 से करा तो 50, और फिर इसके बाद 50 को अगर 2 से करा तो 25, डन है, क्लियर। और फिर इसको इससे करा तो हमारे पास कितना होगा भाई, 16.66, ठीक है, क्लियर है। अब इसको इससे करा तो हमारे पास कितना होगा, 50 है, यानी कि 12.5 हो गया, कितना हो गया, 12.5 हो गया। अगर 12.5 हो गया ये, अगर 50 को इससे करा तो हमारे पास हो गया 10। अब हमारे पास जरा समझो, एसी को हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एसी को हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझना आप 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ चलो देखो, हमें ना या तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, या तो मैं टीवीसी अपॉन में आउटपुट भी कर सकता हूं, ये तरीका हो सकता है। या एसी एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने का तरीका क्या भाई, क्योंकि इन दोनों का समीशन एसी होता है, तो मैं क्या करूंगा, एसी में से एएफसी को माइनस कर दूंगा। बात क्लियर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था भाई, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज है, तो यानी कि क्या होगा, एसी तो इधर हो जाएगा, हमारे पास एफसी हो जाएगा, तो एफसी इधर हो गया, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है, फॉर्मूला देखो कैसे बना, एएफसी एबीसी है, तो हमें फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा भाई, आपको पता है, एबीसी इधर ही रहेगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, डन। अब मैं क्या करता हूं, सबसे सिस्टमेटिकली काम ये लगता है कि मैं माइनस करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो माइनस करेंगे तो इसको इससे करा, इसमें से इसको माइनस करा तो कितना होगा बेटा 70, और इसमें से इसको माइनस करा तो कितना होगा भाई 40, डन है, क्लियर है, एग्जैक्टली 40 आया। और इसमें से इसको करा तो 30 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करा तो 27.5 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करा तो ये 32 हो गया।
अब इसके बाद एमसी को कैलकुलेट करना है, तो एमसी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या भाई, या तो आप चेंज इन टीबीसी देख लो या चेंज इन टीसी देख लो। आउटपुट में आपको पता है सब में एक एक का चेंज है, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कंटिन्यूस नंबर में चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 1 का चेंज, और 1 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं, 1 को किसी से भी डिवाइड देते तो भाई आप सॉरी 1 को अगर हम मतलब किसी भी डिजिट को अगर 1 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर सेम ही आता है। तो आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चेंज इन टीबीसी देख लो या चेंज इन टीसी देख लो, तो आपको पता है भाई। पहला डैश छोड़ दो, क्लियर है भाई। अब हमें क्या करना है, मैं दोनों के चेंज से बता देता हूं आपको, ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था भाई, ये हमारे पास क्या होगा, टीबीसी का फर्स्ट, एमसी का फर्स्ट होता है, पहले सी के हिसाब से देख लेते हैं टीबीसी के, ठीक है। इन दोनों का चेंज कितना बन रहा है भाई, 10 बन रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद इन दोनों के बीच में चेंज कितने का बन रहा है, कितने का चेंज आ रहा है हमारे पास, 10 का हो गया, और इसमें चेंज कितने का आ गया, 10 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इन दोनों के बीच में चेंज कितने का आ गया, 20 का चेंज आ गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में चेंज आ गया 50 का। अब ये चेंज मैं आपको यहां पर भी दिखा सकता हूं, कितने का दिख रहा है चेंज, 70 का। चेंज कितने का दिख रहा है, 10 का। चेंज कितने का दिख रहा है, 10 का। चेंज कितने का दिख रहा है, 20 का। चेंज कितने का दिख रहा है, 50 का। अब बताओ क्या क्वेश्चन में कोई डाउट रहा, क्लियर हुआ? कोई फॉर्मूलाज इतने याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। मैंने बोला एक ऐसा ईजी मेथड लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है बेटा, पर इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं देता एग्जाम में। रीजन क्यों, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है आपका बेटा, एक है ना, कंप्लीट करना होगा टेबल को। उसके लिए आपको मैंने बोला स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो पहला स्टेप हमारा पहले टास्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस में चल रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया और कैसे हमें करना है कवर। देखो हमें बोला गया कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई तो मैं इधर लिख लूं, हमें क्या क्या फाइंड करना है, सारी की सारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें क्या निकालना है भाई, मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, मार्जिनल कॉस्ट को। चलो ये भी बात ठीक है। और आपको ये शेड्यूल दी गई है जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट हमें नहीं दिया हुआ, बट हम क्या मान लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दिया है बेटा, 12। अगर ये 12 है तो सारा का सारा ये क्या होगा बेटा, 12। आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है बेटा, फिक्स्ड रहती है। अगर एक 12 दे दिया तो सारा का सारा बेटा 12 रहेगा हमारे पास। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और एमसी निकालना है, ठीक है। अब इसमें जरा समझना, पहले हम इस टेबल को बनाते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां आंसर में करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या है, देन इसके बाद चलो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आउटपुट दे दिया। आउटपुट क्या क्या है भाई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें बेटा, 26 है, 20 है, और ये कितना है, 31 है। 31 के बाद कितना, 38 है। अब बच्चे बोलेंगे जो हमारे पास टोटल के कॉस्ट पे पहले थे बेटा, जब 0 पर होता है ना उसके बराबर होता है टीएफसी, जबकि ये तो 12 में दे दिया, इनकी 0 पे होगा ना 12। तो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। तो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि हमें 12 दे दिया, तो एक 12 दे दिया तो सारे का सारा क्या रहेगा बेटा, 12 रहेगा। और हमें क्या निकालना था, फाइंड क्या करना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए टीसी माइनस टीएफसी करते हो, डन है, क्लियर है। और एमसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, टीबीसी का फर्स्ट और एमसी का फर्स्ट। और चेंज किसका करोगे भाई, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट, या दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हो इसको, चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव हो गया। अब दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर दूं तो देखो हमारे पास आंसर क्या क्या आएगा। चलो फटाफट करते हैं। इसमें से इसको माइनस करा तो कितना हो गया भाई, 8। इसमें से इसको माइनस करा तो कितना हो गया, ये 14। और इसमें से अगर इसमें से इसको माइनस करा तो ये 19, और इसमें से इसको माइनस करा तो ये बेटा 26, ठीक है, डन, क्लियर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिन कॉस्ट को फाइंड करते हैं तो या तो हम चेंज इन टीबीसी देखते हैं या चेंज इन आउटपुट। अब मैंने एक चीज बताई थी, टीबीसी का फर्स्ट एमसी का फर्स्ट होगा। अगर ये 8 है, अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा बेटा, 8 होगा। इन दोनों के बीच का चेंज कितना हो गया, 6 हो गया। इन दोनों के बीच का चेंज कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। और इन दोनों के बीच का चेंज कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। अब देखते हैं क्या ये टीसी के अंदर फॉलो हो रहा है, बिल्कुल भाई। 6 हो गया डिफरेंस, कितना हो गया, 5 हो गया, फिर देन 7 हो गया। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ गया, फाइंड हो गया बेटा।
हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर दिया, टोटल मार्जिन मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, देखो अब उस क्वेश्चन में जो चीजें थी हमने फाइंड भी कर ली। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना इस टेबल को कंप्लीट करना है, पर इस टेबल के अलावा हो सकता है कि अदर नंबर भी हमें निकालना पड़े। रीजन जरा समझना, टोटल कॉस्ट है पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ टोटल कॉस्ट से फाइंड की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो इसके लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे टोटल कॉस्ट के बिना मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बिना फाइंड नहीं की जाएगी, या इसको कोई अदर कंपोनेंट दिया होता है एसी या एएफसी, पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया। यानी कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं ना कहीं अदर कंपोनेंट्स का या अदर कॉस्ट को भी फाइंड करना पड़ सकता है। पर टीचर जो आपके मार्क्स देगा या जो भी आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जब चेकिंग होती है तो आपको इस चेकिंग के अंदर सिर्फ देखा क्या जाता है एमसी और एबीसी आपने कैसे कैलकुलेट करा है। आपके मार्क्स सिर्फ इस पर मिलते हैं, डिसाइड होंगे इसी पर। अगर इसमें नंबरिंग गलत कर दी पर ये किसकी हेल्प से निकाले वो कंसिडर अलग होगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब टेबल को कंप्लीट तो करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर टेबल को कंप्लीट करेंगे तो देखो टॉपिक क्या हमारे पास, आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया हो भाई, आउटपुट ये दे दिया आउटपुट। अब आउटपुट क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में लिखते भाई 0 1 2 और ये 3 और 4। ठीक है, डन है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अब टोटल कॉस्ट को अगर फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट तो हमें गिवन दे रखी है, कितना 60 140 190 और फिर क्या दे रखा है 240 और फिर दे रखा है 300। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बाद हमें पूरा सॉल्व करना है कि हमें एमसी भी निकालना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो देखो बच्चा हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट है ये हमारे पास और इसके बाद क्या दिया हो भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ाने का तरीका मेरा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर होते चले जाओगे और आप अपने 4 से 6 मार्क्स यहाँ कवर कर लोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अब इसके बाद जल्दी से फटाफट हम समझते हैं। हमें पता है कि हमारे पास टीसी दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमें बताना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, मैं ध्यान से समझा देता हूं बेटा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले निकालते बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट। हालांकि जरूरत किसकी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, पर टोटल फिक्स कॉस्ट भी नहीं निकलेगा, या तो हमें कुछ दिया होता है कंपोनेंट निकालने के लिए। तो हमें पता है कि जीरो आउटपुट के अंदर जितना टीसी दिया होता है वही हमारा क्या होगा बेटा। अगर ये 60 हो गया तो सारा का सारा क्या होगा बेटा, 60 हो जाएगा। ये सारा क्या रहेगा, 60 हो जाएगा। अब 60 हो गया तो आपको पता है अब क्या अगली चीज कैलकुलेट करनी है हमें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसको कैसे निकालते हैं, टीसी में से टीएफसी को माइनस करके। तो 60 में से 60 गया तो डैश छोड़ दो भाई, और ये 140 में से गया तो 80 हो गया, डन हो गया भाई। और 190 में से अगर 60 गया तो कितना हो गया, 130 हो गया। और 240 में से ये गया भाई 60 गया तो कितना होगा बेटा, 160 हो गया, सॉरी 180 हो गया। ठीक है, डन है, क्लियर है भाई। अब इसके बाद क्या करने, मैंने सही कैलकुलेशन कर दी ना भाई 130। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 240 हो गया। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर हमें अभी भी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई चीज फाइंड नहीं हुई है, ना तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसकी हेल्प से निकलती है भाई, किसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्या करोगे भाई, आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करोगे, आउटपुट से डिवाइड करोगे। डन, क्लियर है भाई। अब ऐसे केस में क्या करना होगा बेटा, 80 को अगर 1 से डिवाइड करा तो 80 ही रहेगा, अगर 130 को 2 से डिवाइड करा तो 65 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 180 को अगर 3 से डिवाइड करा तो 60 हो जाएगा, और 240 को अगर इससे करा तो ये भी क्या होगा बेटा, 60 हो जाएगा। डन है, क्लियर। अब इसके बाद हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता है भाई, देखो पहले तो डैश छोड़ दो, टीबीसी का फर्स्ट, एमसी का क्या रहता है बेटा, फर्स्ट होता है। डन है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ बेटा, 50 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ बेटा, 50 हो गया। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 60 हो गया। अब ये देखो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छी तरीके से बताया था कि आप टीसी के गैप से भी देख सकते हो। देखो 80 गैप दिखाया बिल्कुल, 50 गैप दिखाया बिल्कुल, 50 गैप दिखाया बिल्कुल, और ये कितना होगा बेटा, 60। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 3 3 क्वेश्चन और कराता हूं, पहले समझना। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को भी कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। देखो बेटा, हाँ, अब क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर। देखो, क्वेश्चन में टोटल आउटपुट है, टीसी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होमवर्क के लिए दे दूं या करा ही देता हूं? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, करा ही देता हूं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि कैसे करना है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो डन भाई। अब करते हैं अपने टॉपिक पर, आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आउटपुट है भाई, क्या क्या दिया हुआ है आउटपुट? 0 1 2 3 और क्या दे दिया बेटा? 4, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है। टोटल कॉस्ट क्या होगी? 80 180 और 180 के बाद 270 और 270 के बाद कितना हो गया? 350 और 350 के बाद हो गया 440, ठीक है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाना है आपको। क्या करना है भाई, हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है एक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और क्या होगा भाई अपॉन में आउटपुट। इसके बिना तो फाइंड नहीं की जा सकती, ठीक है भाई। इसके बाद हमें क्या करना है भाई? कैलकुलेट एमसी करना है, और ये तो भाई उसी के चेंज से पता लगेगा। चलो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? हम निकालेंगे टीएफसी, और टीएफसी आपको पता है भाई, जो 0 पर दिया हो 80 है, तो ये सारे का सारा क्या होगा भाई? 80 हो जाएगा। 80 80 80 और ये 80, ठीक है। डन है, क्लियर है। चलो अब हमने 80 80 सारे नंबर ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 80 में से 80 गया तो डैश हो गया, 180 में से ये गया तो 100 हो गया, और 270 में से 80 गया तो कितना हो गया? 190 हो गया, ठीक है भाई। और 330 में से 80 गया तो कितना हो गया? 270 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा? 4 इसमें से गया तो 360 हो गया। डन हो गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करना है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर फाइंड करेंगे तो क्या करना है भाई? हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो पहले तो भाई आप क्या करोगे? डैश छोड़ दो। 100 को 1 से करा तो 100 हो गया, 190 को अगर इससे करा तो कितना हो गया भाई? 95 हो गया, ठीक है। और 270 को अगर 3 से करा तो कितना हो गया भाई? 90 हो गया, और 360 को अगर 4 से करा तो ये भी 90 हो गया। अब हमें क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं भाई? चेंज टीबीसी का फर्स्ट एमसी का फर्स्ट होता है। चेंज कितने का हो गया बेटा? 90 का हो गया। चेंज कितने का हो गया? 90 का हो गया, सॉरी 80 का चेंज हो गया। कितने का हो गया? 80 का चेंज। और इन दोनों के बीच में चेंज कितने का हो गया? हाँ, ये भी 90 का चेंज, ठीक है। डन, क्लियर होगा भाई? कितने का होगा? 90 का चेंज, ठीक है, करेक्ट। तो हमारे पास एमसी हो गया। अगर इसको अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करना है तो कितने का चेंज दिख रहा है आपको? 100 का, फिर 90 का दिख रहा है, फिर 80 का दिख रहा है, फिर इसके बाद 90 का। करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कवर करते हैं हम। अब देखो, क्वेश्चन जनरली सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, क्वेश्चन आता है इस टाइप का, क्वेश्चन आता है इस टाइप का न्यूमेरिकल के अंदर। अब आपको ने ब्लैंक दे रखे, कुछ टर्म दे रखी है भाई आइटम्स के, मतलब मैंने आउटपुट के अंदर हर आउटपुट के साथ पूरी प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अब आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, सबसे बड़ा टास्क यही होता है, और इसी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या आता है हमारे पास, ठीक है। देखो हमें क्या करना है? टेबल को उठाना है भाई, टेबल 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 उठाई। चलो इसके बाद हमने क्या करना है? टेबल को और बड़ा बनाते भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपोनेंट यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना है हमें? हाँ, अब इसके बाद हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है भाई? पहले तो हम क्वेश्चन को उतार लें, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने गिवन हो ना, उसको सर्कल कर लेना भाई। आउटपुट है, सफाई से उतारना पहले क्वेश्चन को, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ बेटा? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो करेक्ट। अब हमें दिया है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। 22.5 है, साफ तरीके से उतार लिया जाए भाई। 20.25 है, ठीक है। और इसके बाद कितना दे रखा है? 18 है, करेक्ट है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? एसी है,
एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कितना दिया है बेटा 140 है, और 140 के बाद सारा ब्लैंक है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा हमारे पास, सेकंड यूनिट पर 45 है, और फिर हमारे पास कितना है, फोर्थ यूनिट पर 48 है, और इसके बाद कितना है 52 है। डन, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है हमें, मार्जिन कॉस्ट। तो मार्जिन कॉस्ट हमारे पास कितनी है, अगर मैं मार्जिन कॉस्ट के बारे में बात करूं, मार्जिन कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास, मार्जिन कॉस्ट होगी हमारे पास 50। चलो इसके बाद हमारे कितना दे रखा है, थर्ड पर कितना है 45। तो देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के साथ हमें क्या करना है, जो चीजें हमें ब्लैंक दे रखी है उसको ना सर्कल कर लो। करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आपने क्या फाइंड करा था और क्या हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, गिवन था। ठीक है, ये हमें दे दिया है पूरा का पूरा, मैंने सर्कल कर लिया। अब मुझे पता है ये सारे के सारे यूनिट नंबर हमें दिए हुए हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपको कैसे फाइंड करना है, उसके बारे में जरा समझो। पहले ना हर कंपोनेंट का मीनिंग समझना कि एक्चुअल में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, हमें पता है AFC को जो कैलकुलेट करते हैं, AFC को हम TFC के बिना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो भाई हमें TFC तो फाइंड करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, अब TFC को अगर फाइंड करते हैं तो TFC को फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा, आप ध्यान से समझना। अगर TFC को फाइंड किया जाए तो 18 पंजे 90, क्योंकि किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो सारा आ जाएगा। अगर ये 90 आ गया तो भाई सारा का सारा क्या होगा भाई, 90 हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 90 वैल्यू आ गई। डन है, क्लियर है। अब बताओ, यहां पर तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारी डिसाइड हो गई, 90 हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है। तो ये भाई बिना टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फाइंड नहीं किया जा सकता, ये भी आपको पता है भाई। ये भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बिना फाइंड नहीं होगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, जरा समझो। अगर आपको 90 ये दिया हुआ है, 90 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, क्योंकि देखो अब इसके लिए क्या करते हैं हम क्या करेंगे, TBC को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है, मैं एक एक कंपोनेंट्स को समझाऊंगा। ये कितना हो गया 90, तो पहली टेबल का ये बच गया। अब हमें क्या करना है, सॉरी हाँ 90 हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया इनके TFC को। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है हमें। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें AC में से AFC को माइनस कर दो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करा तो ये कितना हो गया बेटा 50 हो गया। कितना हो गया 50, और वहीं 50 अगर हमने ये कर दिया तो आपको पता है MC का फर्स्ट TBC का फर्स्ट होता है, तो ये भी 50 कंप्लीट। तो पहला आउटपुट तो जनरली कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब सेकेंड आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या दिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो चीजें फाइंड करी जा सकते हो उसको निकाल सकते हो आप। तो सबसे पहले हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करा तो भाई 45 हो गया, और इसको इससे करा तो कितना हो गया बेटा 30 हो गया। और ये हमारे पास कैलकुलेट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक एक आउटपुट को हमने, पहला आउटपुट कवर हो गया हमारे। अब दूसरा आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं, AC कैसे निकाल सकते हैं, इसको और इसको प्लस करा तो कितना होगा बेटा 90, तो ये वाला कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, MC को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। तो हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया भाई, ये 90 हो गया। क्या हो जाएगा 90, डन हो गया, 90 हो गया। और 90 हो गया, इन दोनों के बीच का गैप जो बन रहा है बेटा वो क्या होगा, MC होगा। तो ये कितना हो गया बेटा भाई 40। तो दूसरा आउटपुट भी कवर हो गया अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले आउटपुट की तरफ। देखो ये 30 दिया हुआ है, AC हम इसमें कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं भाई, या तो हमारे पास टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया ऊपर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा, पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, हम फाइंड कर सकते हैं किसको, एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है 45, तो मैं इधर कितना लिख सकता हूँ 135। बात क्लियर है, क्योंकि ये इन दोनों के चेंज को ही तो बता रहा है 45, मतलब कितना होगा 45 चेंज है, यानी कि अगर 90 में 45 इंक्लूड कर दो तो 135 हो गए। और 135 को अगर मैंने इससे डिवाइड कर दिया, 135 को मैंने क्या करा, अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो कितने पर जाएगा 4 पर, और फिर 45। डन, क्लियर हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे बेटा, कितने पे चला गया 45 पर। क्लियर है ना भाई, 3 है 4 पे गया, एक कैरी हो गया, ठीक है क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना होगा भाई 75। ठीक है,
ये भी हमारा थर्ड आउटपुट भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ आउटपुट पर। अब फोर्थ आउटपुट के अंदर इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना होगा भाई हमारे पास 70.5, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, अब इसको 48 को अगर 4 से कर दूं, 48 को अगर 4 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा भाई 192, कितना हो गया 192। और 192 का अब गैप क्या होगा हमारे पास MC हो जाएगा। तो 192 का अगर गैप ले लूं तो कितना होगा बेटा 192 का 135 है, तो कितना हो गया भाई ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया 75, और 75 ठीक है, तो कितना हो गया भाई 175, 57 हो गया, कितना हो गया भाई 57, ठीक है। तो इस दोनों का जो गैप बन रहा है वो कितना बन रहा है 57, ठीक है, कितना बन गया 57, 2 हो गया, ठीक है 57। इसके बाद हमारा फोर्थ आउटपुट भी कंप्लीट। अब मैं बता रहा हूं बेटा, अब हमें कौन सा आउटपुट करना है भाई, फिफ्थ आउटपुट में करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमें पता लग गया। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना बैठेगा हमारे पास 70 डन, क्लियर हो गया भाई। अब ये कितना दे रखा है हमारे पास, अब इसको इससे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 26 260, कितना हो गया 260, और 260 और इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है भाई वो कितना बन रहा है 68 का। तो हमारे पास MC हो गया 68। अब कोई दिक्कत हुई भाई, सबको क्लियर हो गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है डन। तो ऐसे इस तरीके से आप एक एक आउटपुट को कंप्लीट करोगे, आपको टास्क धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है क्लियर है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं करा हमने फॉर्मूले का सिर्फ लॉजिक समझा और अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या करना, मैं इसके लिए टेबल नहीं बना रहे, यही सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मुझे बताइए, मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमें जरूरत होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इधर ही मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, मेथड बताते हुए चलूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद टोटल मतलब क्या दे रखा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, तो हमें इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट की। हमें पता है अगर ये 15 है और 15 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 60 बन जाएगा। तो ये सारे का सारा मैंने लिख दिया भाई 60 60 और 60 और 60 और ये 5 टाइम मैंने 60 लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट को फाइंड किया जा सकता है भाई। तो क्या करेंगे, हमें पता है AFC को आउटपुट से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो 60 को अगर 1 से करा तो 60 हो गया भाई, अगर 60 को 2 से डिवाइड करा तो कितना हो गया भाई 30 हो गया, अगर इसको इससे डिवाइड करा तो मतलब 60 को 3 से करा तो 20 हो गया, ये बेटा लास्ट में 12 हो गया। डन, क्लियर भाई। इसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये सारी चीजें दी हुई हैं, अब एक एक आउटपुट को हम कंप्लीट करेंगे। हमें पता है MC का फर्स्ट TBC का फर्स्ट होता है, ये आपको मैंने जनरल सी बात बताई हुई है। तो MC का फर्स्ट TBC का क्या होगा बेटा, फर्स्ट होगा। डन, क्लियर हुआ। इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमें क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसको इससे डिवाइड करा तो ये कितना बन गया बेटा 60। डन, क्लियर हुआ। अब बताओ कोई डाउट है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आउटपुट 2 है और इसमें क्या दे रखा है 174 है। अब 174 है तो हमें क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, दिक्कत तो आ गई, सॉल्व कैसे करें। तो टोटल कॉस्ट दी हुई है हमारे पास और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, MC दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, अब देखो बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को देखो। तो डिफरेंस कितना हो रहा है 174 और इसका डिफरेंस जो बन रहा है वो 54 बन रहा है। कितना बन रहा है 54, और आपको पता है 54 है तो 54 हम क्या कर सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर हमें ये फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके हम 114 होगा, और 114 को हमें क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो 114 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 57 बनता है। डन है, तो सेकंड आउटपुट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड आउटपुट की ओर। ये 54 है, अगर 54 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 54 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे भाई, ये हो गया कैरी करा 162, कितना हो गया 162, तो 162 तो ये आ गया। अब 162 ये आ गया, तो 162 और पहले इन दोनों को प्लस करके हम क्या निकाल सकते हैं भाई, TC निकाल सकते हो कि TFC प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया 222 बन गया। कितना बन गया 222। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, 26 और 22 कितना होता है भाई 48,
48 होता है, डन, क्लियर है भाई, 48 हो गया, 26 और 22, हाँ 48 होता है। चलो अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये भी कंप्लीट हो गया और इन दोनों का डिफरेंस भी दिख रहा है भाई 48 ही बन रहा है, तो थर्ड आउटपुट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ आउटपुट की ओर बढ़ते हैं, ये कितना दिया है 54, मतलब 54। अब हमें क्या करना है भाई, इन दोनों का जो चेंज बनता है वो 54 है और इन दोनों का चेंज भी 54 है, कोई भी एक चीज फाइंड कर लो। अगर मैं 162 में 54 क्योंकि चेंज बन रहा है तो अगर प्लस कर दूं 6 1 और ये कितना होगा 2, 216, और 216 में से अगर इसका डिफरेंस देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 4 हो गया, ये 5 54 हो गया, तो ये भी कितना बनेगा हमारे पास 54 तो आ ही रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो ये इतना हो गया बेटा 276, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करना है, आउटपुट से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसको इससे करा तो ये 5 हो गया और ये हो गया 154 हो गया, तो ये इतना हो गया बेटा 54, तो ये हमारा फोर्थ आउटपुट भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम कौन सा आउटपुट की ओर, अब हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ता है हमारा फिफ्थ आउटपुट। अब फिफ्थ आउटपुट में एमसी निकालना है, ये टीसी या इसके बिना तो नहीं निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले डिफरेंसेस देख लो भाई, डिफरेंस क्या बन रहा है, आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस भी कर दो, 343 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना बैठेगा बेटा 287, कितना बैठेगा 287, तो 287 है, और आप चाहो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख सकते हो, तो 24 और 43 कितना होगा भाई 7 और ये 67, तो कितना बनेगा 67। अब देख लेते हैं 67 इसके बीच में, 67 का बीच का डिफरेंस इनका भी बन रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट वाले में कोई दिक्कत होगी क्या, एक सेकेंड, 162 था, 216 और हमारे पास क्या था, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो 60 होता है, और इन दोनों को अगर प्लस कर दूँ 543, और कितना होगा ये हमारे पास 543 33, इन दोनों को अगर प्लस कर माइनस कर दिया जाए 60, सॉरी 87 और प्लस में कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 7 और ये कितना 4 4 3 47, नहीं भाई ये मैंने गलती से कर दिया, इसमें करोगे क्या कमी करके 3 कम 4 कम मतलब 63, 63, ठीक है भाई, ये आ गया 67, डन, क्लियर हो गया। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल फेज कंप्लीट। अब आते हैं हम रिलेशंस की ओर भाई, किसकी ओर आते हैं, रिलेशंस की ओर। मैंने ना एक टेबल बना दी, एक ही टेबल से आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो अब हमारा थर्ड फेज होता है भाई रिलेशंस के बीच में। रिलेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर के साथ। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेशन का। अब रिलेशन हम 4 रिलेशन को कंसिडर करेंगे, टीसी टीएफसी और टीबीसी में डिफरेंस, ऐसे एसी एएफसी और एबीसी में डिफरेंस, फिर इसके बाद एमसी और हमारे पास टीसी में डिफरेंस होगा, फिर एसी और एमसी में डिफरेंस होगा। तो 4 रिलेशन बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला अगर प्रैक्टिकल समझ में आ गया फिर आपको थ्योरी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते, फिर उसके बाद मैं टेबल को तो बताऊंगा कि कैसे करना है। टेबल तो आपको बनाने आ गई है, न्यूमेरिकल के साथ कोई पंगा नहीं है, आपको मैंने टीसी बढ़ा दिया भाई, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये सारी चीजें आपको फाइंड करने आती है। इस टेबल को इसलिए बना दिया, एक ही टेबल से मैं चारों की चारों रिलेशंस को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो हमारे क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको फाइंड करना है भाई। चलो पहले हम डायग्राम बना लेते फटाफट, ठीक है। डायग्राम का जो तरीका रहने वाला है, आप फ्री हैंड बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फ्री हैंड डायग्राम बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो इसके बाद हमने कर दिया भाई ये, इसको भी वाइट कर दिया। अब इसके नाम दे देते हैं हम, ये हो गया भाई ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया भाई वाई एक्सिस, और इसके बाद ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया टीसी टीएफसी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये तीनों की तीनों चीज होगी। अब आपको पता है जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा भाई, ये रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, ये क्या बनेगा बेटा, कांस्टेंट बनेगा। कैसे बनेगा, कांस्टेंट, और एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। आपको पता है कि हमारे पास चाहे आउटपुट 0 हो चाहे आउटपुट कितना भी बढ़ जाए, ये हमेशा क्या रहेगा, डू नॉट वेरी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली वेरी नहीं करता, ठीक है। तो हमें पता है टीएफसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो टीसी और टीबीसी है भाई वो क्या होंगे, वो यहां पर है ना शुरू होते भाई कहां पर, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट रहता है। तो वो तो चीजें मैं बताऊंगा, आपको एस शेप बनानी है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। थोड़ी शेप सही नहीं बनी, मैं एक बार दोबारा करता हूं,
देखो ठीक है, ओहो एस शेप बनानी है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे भाई, थोड़ा कॉपरेट करना है यहाँ, ठीक है, इस तरीके से शेप बन गई, ठीक है। अब क्लियर है भाई, आपको पता है जो टीएफसी होता है वो टीएससी के शुरुआती बिंदु से शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है, इसे टीसी कर दिया मैंने और इसे कर दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इसी के बीच में एक एक रिलेशंस को मैं डिस्कस करूंगा। देखो पहला रिलेशन क्या कहता है भाई, आपको पता है टेबल, आपको पता ही है आपको टेबल कैसे बनानी है भाई, इस तरीके से दिखा दिया। तो आपको दिख रहा है टीएफसी क्या बेटा, कांस्टेंट है, टीएफसी क्या कांस्टेंट है दिख रहा है, तो टीएफसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो पहला रिलेशन ये हो गया, मैं लिख रहा हूं आपको ऐसे प्लॉट नहीं करना आपको, ताकि रिलेशन को समझा सकूं। तो पहला रिलेशन क्या है, टीएफसी क्या है, कांस्टेंट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, डन क्लियर। दूसरा जो टीसी और टीबीसी है वो ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड जा रहे, कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे, पहले टूवर्ड्स अपवर्ड, मतलब अपवर्ड्स की ओर जा रहे बेटा, अपवर्ड जा रहे। पहले जो पहला रिलेशन आता है बेटा, वो ये जो बन रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, बढ़ रहा तो है पर किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, मतलब 0 से बढ़ा। सेम इसके साथ भी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और फिर इसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। तो इसका जो फेज स्टार्ट हुआ वो कौन सा हुआ, इंक्रीजिंग फेज, मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो किससे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग रेट से। तो दूसरा रिलेशन ये हो गया। तीसरा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है वो क्या बेटा, कांस्टेंट है। क्या बेटा, कांस्टेंट है, यानी सिमिलर है, बराबर, इक्वल चेंज आ रहा है। रीजन क्यों, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है। अगर टीएफसी कांस्टेंट होता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा भाई वो बराबर ही आएगा। दिख रहा है भाई डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चौथा रिलेशन क्या होगा, टीसी और टीएफसी सेम पॉइंट से शुरू होते हैं, फोर्थ पॉइंट बन गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। और जबकि जो टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन पॉइंट से शुरू होता है। ये आपको दिख रहा है। रिलेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। पहला रिलेशन हमने क्या पढ़ा, टीएफसी रिमेन कांस्टेंट और एक्स एक्स के पैरेलल है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, डायरेक्टली वेरी नहीं करती लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, डन। अब दूसरा क्या था, मैंने बोला टीसी और टीबीसी ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, क्लियर है, दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। पहले इनिशियली स्टेज पर क्या होते हैं, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, फिर लेटर क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग रेट, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, डन। थर्ड पॉइंट क्या है, टीसी और टीबीसी का जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस होगा बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है टीएफसी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, डन। इसके बाद टीसी और टीवीसी क्या हो रहे हैं, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो पहला रिलेशन क्लियर हो गया। आपका 3 से 4 मार्क्स यहां कवर हो जाते हैं, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं तो आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, क्या होगा भाई, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, इसको समझना बहुत लॉजिकली, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस रिलेशन को समझना। आपने ये कर दिया भाई, डन। इसको करते हैं हम ऐसे प्लॉट, ठीक है। इसके बाद ये भी वाइट, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इधर दिया भाई आउटपुट का नाम, ये दे दिया भाई एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, डन क्लियर है। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो अब आपको क्या दिया हुआ, एसी है ना, हमेशा ऑलवेज यू शेप का होगा। एसी क्या होता है, यू शेप का होता है, ठीक है, यू शेप का होता है। और एएफसी हाइपरबोला होता है, और ये डिक्रीजिंग रेट से जा रहा है भाई, पर ये कभी 0 तो नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, जो एबीसी है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये दोनों ही यू शेप के बन रहे हैं। अब ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है एसी हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, यू शेप रहेगा। कैसा रहेगा, यू शेप। तो पहला रिलेशन तो पता है यू शेप का होगा, और यू शेप होने का हम एमसी में भी पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट में, और एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है दोनों। इसका रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा था टीपी और एमपी। अब जरा जनरली समझना, हम क्या करते हैं, जब किसी यूनिट्स को ज्यादा बनाते हैं, फैक्टर्स को बढ़ा दें, तो हमारी कॉस्ट हमेशा क्या आएगी भाई, कम आएगी। अगर मैं फैक्टर्स को बढ़ा दूं तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। हमारे पास पता है भाई लैंड ज्यादा है ये, तो इससे क्या होगा भाई, कॉस्ट हमारी कम होगी। तो जब फैक्टर्स बढ़ते हैं तो एसी क्या होगा भाई, कम होगा। जब फैक्टर्स बढ़ेंगे, पॉजिटिव होंगे, मैंने बोला बढ़ रहे हैं,
फैक्टर्स अगर बढ़ रहे हैं तो एसी क्या हो रहा है भाई, डाउन जा रहा है। जब फैक्टर कांस्टेंट होंगे तो भाई कांस्टेंट हो जाएगा, जब फैक्टर्स कम होंगे तो एसी ऊपर की अपवर्ड क्या होगा बेटा, बढ़ने लग जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है कि व्हाई डज आईसी यू शेप। ठीक है, डन, क्लियर है। तो एसी पहला क्या बेटा, यू शेप। रीजन क्या है इसमें, सिर्फ एक लाइन में लिख दोगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर एएफसी डिक्लाइनिंग जा रहा है भाई, क्या जा रहा है, डिक्लाइनिंग जा रहा है, घट रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है पहले बढ़ रहा था, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका रीजन भी दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि टीएफसी हमारा कांस्टेंट है, अभी बताता हूं रीजन क्या है। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, थर्ड पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड हो गया। पर एवरेज कभी जीरो नहीं होता, ये चौथा पॉइंट है भाई, एवरेज कभी जीरो नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी करेंगे ही नहीं, एसी और एवरेज ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्या पड़ा भाई, एसी हमारे यू शेप है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों, जब फैक्टर्स बढ़ते हैं तो एसी डाउन जाता है, जब फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो एसी कांस्टेंट रहेगा, जब फैक्टर्स कम होंगे तो कॉस्ट होगी हमारी एवरेज क्या होगी, एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। जब फैक्टर्स कम होंगे, फैक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है, कॉस्ट पर है। ठीक है, इसके बाद एएफसी ऑलवेज क्या होगा बेटा, फॉलोइंग, घट रहा है। आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, हाइपरबोला की शेप जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहता है भाई, रिमेन कांस्टेंट। और जब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, रिमेन सेम। अब देखो मैंने टेबल बताई थी, ये कांस्टेंट है, इसी से तो हम फाइंड करते हैं भाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, इसी से तो फाइंड किया जाता है। तो आप देख रहे हो बढ़ते हुए आउटपुट के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, एएफसी हमारा कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, एएफसी जब टीएफसी कांस्टेंट है तो इसी वजह से क्या हो रहा है, बढ़ते आउटपुट के साथ धीरे धीरे एएफसी भी डाउनवर्ड यानी कि फॉलिंग हो गई। ठीक है, क्लियर भाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, ये तो हमें पता लग गया, क्योंकि डिवाइडेड ओवर दी इंक्रीजिंग आउटपुट, आउटपुट बढ़ती रहेगी, इस वजह से उस पर क्या कर देंगे हम, डिवीजन देते रहेंगे। ठीक है, अगला द डिफरेंस बिटवीन एसी और एबीसी का अंतर। आप देख रहे हो भाई, डिफरेंसेस क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, पर मर्ज नहीं होगा, अभी मैं बता दूंगा उसका रीजन। और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन द आउटपुट, बढ़े या घटे ये डिफरेंसेस कम हो रहा है, बिकॉज एएफसी डिक्रीजेस, एएफसी घटता है, जिस वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब कांस्टेंट है तो डिफरेंस बराबर होता है। जैसे हमने टीसी और टीएफसी का पढ़ा था, कांस्टेंट उनका पैरेलल है। पैरेलल क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, टीएफसी क्या रहता है, वो इसलिए रहता है, वो कांस्टेंट है, पर ये कम हो रहा है, इस वजह से इनका डिफरेंसेस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगला, और एएफसी की वजह से तो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एएफसी क्या होता है, इन दोनों का ही डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है आउटपुट के साथ। एसी और एबीसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जा रहे हैं, आप देख रहे हो दोनों डिफरेंस तो कम कर रहे हैं, पर ये क्या होंगे बेटा, इंटरसेक्ट क्या करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट है, कभी भी जीरो नहीं होती। अगर आप एक का भी अगर 10,000 से भी डिवाइड करोगे कितने भी आउटपुट से, तो आपको पता भाई, मैंने बोला जैसे 1 लाख से भी डिवाइड कर दिया या 10 लाख से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंस क्या होगा भाई, ये आएगा, पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो सेकंड रिलेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक क्वेश्चन बताया था भाई, एसी यू शेप का क्या होता है, इसका रीजन आपको पता लग गया भाई, ये यू शेप का इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली स्टेज पे क्या होगा बेटा, जो कॉस्ट पर यूनिट है बेटा फॉल्स होती है, फिर सर्टेनली लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इज स्टार्टिंग राइजिंग, जब बढ़ेगी, आपको पता है जब कॉस्ट पर यूनिट है बेटा वो घटती है, तो ये क्या होगा बेटा, कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। अब देखो इनिशियली स्टेज पर क्या होगा, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, गेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द मोर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जब फैक्टर होंगे तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं ज्यादा यूनिट्स को बनाऊंगा, बल्क में बनाऊंगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, मेरी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अगर मैं कम कर दूंगा तो प्रोडक्शन मेरी बढ़ जाएगी। तो वही आपके रीजन है, आपको मिडिल स्टेज बता दी, ये तीनों स्टेज बता दी। इसके बाद आता है हमारे पास, तो सिंपल सा क्या हो गया हमारे पास, एसी क्या है, यू शेप का है, एसी क्या है, यू शेप का है। जैसे ही हमने क्या करा भाई, फैक्टर्स को बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट तो कम आएगी, क्योंकि हमने फैक्टर बढ़ा दी, यूनिट बढ़ा दी, तो एवरेज क्या होगा, कम हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो भाई कांस्टेंट रहेगा, जब फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। डन, ये होगी हमारी यू शेप। अब इसके बाद हमें करना है किसका, एमसी और एसी का बीच का डिफरेंस, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लॉजिकली क्लियर करते हैं इसको। देखो अब हमारे पास क्या है, ओके डन, देखो एक्सिस हो गया ओरिजिन पॉइंट, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ये हो गया आउटपुट। अब हमारे पास क्या भाई, एसी हो गया और एमसी हो गया, ये दो चीजों के बारे में, और दोनों यू शेप के बनते, बस कर्व की शेप समझना। ये बनाया भाई मैंने एसी,
अब इसके मिनिमम पॉइंट से बिल्कुल टच करेगा क्या, एमसी ये भी यू शेप का बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, देखो यहां पर क्या दिख रहा है, जो AC है वो मोर देन है, मतलब AC मोर देन है MC से, ठीक है। यहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के क्या भाई बराबर है, और यहां पर MC ग्रेटर देन है भाई AC के, ठीक है। ये तीनों कंडीशन है, जरा समझना। अब तीनों कंडीशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जब AC डिक्रीज हो रहा है या फॉलिंग हो रहा है भाई, AC जब घट रहा है, AC घट रहा है तो सिचुएशन क्या दिख रही है, MC जो MC है वो AC से कम है, मतलब MC लेस देन AC, तो AC क्या है भाई आपको ज्यादा दिख रहा है, AC क्या है बेटा ज्यादा दिख रहा है। जब ये अपने मिनिमम पॉइंट पर टच कर रहा है, AC जब एट द मिनिमम पॉइंट किस पर है, मिनिमम पॉइंट पर है, अपने मिनिमम पॉइंट पर है, तो MC AC के बराबर होता है। डन, क्लियर है भाई। इसके बाद क्या दिया गया हमारे पास, जब थर्ड क्या है, जब हमारा AC बढ़ रहा है, जब AC क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है, तो MC है वो AC से ज्यादा हो जाता है, और ये आपको डिफरेंस दिख ही रहा है। डन, क्लियर है। तो हमने ये 3 पॉइंट बता दिए, तो AC और MC का रिलेशन भी यहां खत्म हो जाता है। आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। अगर मैं AC और MC के बारे में बात करूं, टेबल के साथ ही डिस्कस करूं मैं से, तो देखो हमने क्या करना है, AC और MC है, तो MC पहले जब घट रहा है, जब MC क्या हो रहा है बेटा घट रहा है, तो आपको दिख रहा है ये इससे ज्यादा है। डन है, क्लियर हो रहा है भाई। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद यहाँ पर चलो घटता ही वो दिख रहा है, यहाँ मैंने बढ़ाते हुए नहीं दिखाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर मैंने टेबल में शो कर, मतलब डायग्राम में शो कर दिया। अब इन डिफरेंसेस के बाद फोर्थ फेज हमारा स्टार्ट होता है किसका, क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चंस को जरा समझना कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखो हमें बोला गया भाई क्या, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ मैंने बता दिया क्वेश्चन आपको क्या कवर करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बताया रिलेशन क्वेश्चन आता है, बाकी एमसीक्यू का टाइप मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं। देखो फिक्स कॉस्ट आर आल्सो इज नो एज, अब देखो फिक्स कॉस्ट को क्या कह सकते हैं, एक सप्लीमेंट्री कॉस्ट होती है भाई, हमें पता है ये हमारी किस तरह की कॉस्ट है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। अब सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या होती है, आपको पता है ये खर्चा लगना ही है, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या कुछ भी हो। ओवरहेड कॉस्ट पहले से हम ओवरहेड करके चलते भाई, प्रोडक्शन कितना भी हो, तो एक तरीके से क्या है, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हमें डायरेक्ट नहीं पता लगता, इनडायरेक्टली कॉस्ट पड़ती है, तो ये इसे क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिर द कॉस्ट विच आर वेरी एज अ लेवल ऑफ आउटपुट वेरियस विज, तो इसमें अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होता तो ठीक रहता, बट हमारे पास ये दिया नहीं है वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट को हम एक तरीके का प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। अब रियल कॉस्ट कौन सी होती है, रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में अपना टाइम दे रहे हो आप किसी चीज को दे रहे हो, तो इसमें वो काउंटेबल होता नहीं है, हमारी क्या होगा बेटा प्राइम कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट तो हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा ये वाला, ठीक है डन। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब आपको बताना भाई करेक्ट क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है, टीसी क्या होता है, इन दोनों का समीशन होता है, तो ऑप्शन सी होगा, ये मैंने बता दिया तो ऑप्शन सी होगा, डन। इसके बाद है वेजेस पेड टू द लेबरर इन द एग्जांपल ऑफ, अब आपने लेबर को पेड करा तो किस तरह की कॉस्ट होगी, आपको पता है ये सेल्फ कंजप्शन के लिए तो नहीं हुई, खुद के लिए भाई आपने क्या करा, दूसरे को हायर करा, तो इसके लिए क्या होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, क्योंकि आपने क्या करा भाई दूसरे पर्सन को हायर किया, उस पर जो कॉस्ट लगाई है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अगला व्हेन प्रोडक्शन लेवल इज जीरो, जब प्रोडक्शन लेवल अगर जीरो होगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी भाई, फिक्स कॉस्ट मैंने बोला चाहे आउटपुट जीरो हो, पर आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो क्या रहेगी भाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो आंसर सी। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट विच डू चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड, तो किस तरह की कॉस्ट होगी हमारे पास, किस तरह की कॉस्ट होगी जो हमारी चेंज होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे हम, किस तरह की कॉस्ट होगी, तो मैंने बताया रियल कॉस्ट भी नहीं, हम इसे क्या बोल देंगे मनी कॉस्ट है, ठीक है, तो पैसा जहां खर्च हो रहा है। अगला हमारे पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट फिक्स कॉस्ट, अब इंडिकेट क्या कर रहा है फिक्स कॉस्ट को, इलेक्ट्रिसिटी बिल करता है, नहीं करता भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पहले देख लेते सारे एग्जाम्पल क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, तो भाई ये वाला ऑप्शन होगा फिक्स कॉस्ट है, जहां फिक्स्ड वर्ड आ जाए तो समझ जाओ फिक्स्ड है, ठीक है। अगला, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल ये क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट है, और ये वेजेस ऑफ डेली वर्कर ये भी वेजेस है, तो हमारे पास फिक्स कैपिटल पर जो होगा। अगला 8th क्वेश्चन ये है व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा भाई, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, इक्वल किसके होती है, वेरिएबल कॉस्ट के होती है, फिक्स कॉस्ट के तो नहीं होगी बेटा, किसके बराबर होगी, इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, नहीं, हाँ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगी जब जीरो होगा, नहीं बेटा बराबर होते, टीसी और टीएफसी क्या होगा बराबर होगा। जब मैंने बोला कि आउटपुट अगर हमारे पास जीरो पर 60 है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होते, तो ये फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है, डन।
अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे भी कर सकते हैं, और ये बेटा एमसी का फर्स्ट टीबीसी का फर्स्ट होता है, तो ऑप्शन ये भी हो गया। डन, क्लियर भाई। अगला क्या है हमारे पास कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ इंडिकेट बाय। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? इस तरह का। तो ये क्या होगा? हाइपरबोला। क्या होगा भाई? हाइपरबोला। तो डन, क्लियर है। एमसी कर्व कट एसी, जब एमसी और एसी काटते हैं तो भाई क्या होगा? जब क्या किस पर करेगा? जब एसी पर काटता है तो हमारे पास क्या होगा? एसी एमसी के बराबर है। डन। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इस कोल्ड, तो पर यूनिट कोल्ड को हम क्या बोलते हैं? किस तरह की कॉस्ट बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, जो पर एवरेज पर निकाला जाता है। ठीक है। अगला, व्हाट हैपन टू एटीसी व्हेन एसी, क्या होगा? जब एमसी, आपको पता है एमसी एसी से ज्यादा होता है, तो ये किस सिचुएशन में होगा? जब एसी क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर है? तो एसी क्या होगा? जब राइज होना स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा कंप्लीट। अगला, जब टीसी इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो एमसी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डन। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ गुड इंक्लूडेड। अब मार्जिन कॉस्ट क्या होगी बेटा? ओनली वेरिएबल गुड्स पर होगी, ओनली फिक्स कॉस्ट पर होती है, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर होती है, वेरिएबल कॉस्ट से ही फाइंड की जा सकती है। डन। अगला, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलोइंग, जब एसी घटना स्टार्ट हो जाता है, जब एसी भाई डाउनफॉल जा रहा है, भाई फॉलोइंग हो रहा है, तो मैंने बताया था यहां पर एमसी लेस देन क्या होगा? एसी, यानी कि एसी मोर देन हो जाएगा। अब ये वाला सिंबल कहां दिख रहा है आपको? ये वाला है, तो ऑप्शन बी। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एमसी ये हो गया भाई, ये तो नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट इज अ वर्टिकल समीशन। अब इसका है ना समीशन क्या होगा हमारे बेटा? टोटल कॉस्ट, इन दोनों का कैलकुलेशन होता है, मतलब ये क्या होगा? दोनों का समीशन। ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ये क्या दे रखा है? अब जो शेडेड एरिया है वो सारा का सारा क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसके बाद दे रखा है द एवरेज कॉस्ट। अगर एवरेज कॉस्ट हमें क्या दिया है? टी एसी हमें दिया है 20 है, और कितना दे रखा? मिनिमम कितना है? मिनिमम व्हेन 4 यूनिट आर प्रोड्यूस, अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है भाई, 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? 4 यूनिट पर। तो आपको पता है एक दूसरे के बराबर होता है। जब ये 4 यूनिट पर एक दूसरे को कट कर रहा है, तो एक दूसरे के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ये भी 20 होगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट अगर हमारे पास 1 यूनिट में कमोडिटी कितनी है? 50 रुपीज है, तो प्रोड्यूसिंग अगर 2 यूनिट करती है, तो बताओ क्या होगा? अगर अब इसको मैंने ये कर लिया भाई, आउटपुट है और हमें क्या दिया है? एमसी दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट पर कितना दिया है? 15 है, और सेकंड यूनिट पर कितना दिया हुआ है? 10 है। इसके बाद बताना है आपको कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब आपको बताना है भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो पहले पे फर्स्ट हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस टीबीसी कितना होना चाहिए हमारे पास? टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये दे दिया भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट 25। डन। इसके बाद द टोटल कॉस्ट इज अ 10 यूनिट्स। अगर टोटल कॉस्ट 55 है, तो बताना है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 है। तो ये तो टीसी हमें दिया भाई कितने पर? 55 है, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 5 है। तो आपको बताना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5th यूनिट पर क्या होगा? टोटल कॉस्ट हमें क्या दिया भाई? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, आउटपुट कितना दिया है? 10 यूनिट का, सॉरी हाँ, आउटपुट मैंने गलती से कर दिया, आउटपुट ये हो गया और टीसी ये हो गया। तो हमारे पास 10 यूनिट पर दिया हुआ है 55 रुपीज कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हमारी 55 है, आउटपुट 55 है, मतलब 10 हो गया। अब फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 5 है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा इन दोनों का, अगर इसमें से इसको माइनस करा, ये करा, और टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो क्या करना है हमें? क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कितना होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? करेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा आंसर, आंसर 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 कितना आ जाएगा भाई? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5, और इसको करा तो 5 हो गया, 5 आंसर दे रखा है। डन, क्लियर, ये हो गया हमारे पास आंसर। डन। अब इसके बाद आपको पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट होगी, अब कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आपको कॉस्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई, और है ना कमेंट में जरूर कर देना क्लियर है आपको, बहुत अच्छी तरीके से कमेंट अपने बता देना, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।